हम देखेंगे कि कैसे कुछ चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, कुछ टूट जाती हैं और कुछ एक दूसरे की जगह ले लेती हैं। तो आज की हमारी चर्चा इसी एटम्स के डांस पर है। एग्जैक्टली कैसे वो मिलते हैं, पार्टनर्स बदलते हैं और अलग होते हैं। तो चलिए इस दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे सरल डांस मूव से। कौन सा? जहां दो चीजें मिलकर एक हो जाती हैं। इसे कहते हैं कॉम्बाइनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन यानी संयोजन। नाम से ही लग रहा है कि इसमें चीजें कंबाइन हो रही हैं। बिल्कुल। इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनाते हैं। अच्छा। और ज्यादातर मामलों में ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक। मतलब इनसे हीट या ऊर्जा बाहर निकलती है। हाँ। आप इसे एक तरह का केमिकल हग समझिए। जब दो चीजें जुड़ती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है जिससे वार्मथ पैदा होती है। ओके। इसका एक बहुत ही ड्रामेटिक उदाहरण है मैग्नीशियम रिबन का जलना। हाँ, मैंने इसके वीडियो देखे हैं। एक चमकदार मेटल की पत्ती को जब जलाते हैं तो आंखों को चौंधिया देने वाली सफेद रोशनी निकलती है, जैसे कोई फायरवर्क हो। बिल्कुल। वो डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने से बनती है। अच्छा। रिएक्शन के बाद वो शाइनी मेटल एक सफेद पाउडर में बदल जाता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ सॉलिड मैग्नीशियम और गैसियस ऑक्सीजन ने मिलकर सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। एग्जैक्टली। और दूसरा उदाहरण तो शायद हम सबने देखा है, जब घर में सफेदी के लिए चूना पानी में घोला जाता है। हाँ, वो भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्विक लाइम यानी बिना बुझा चूना, जिसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड है। जब पानी में मिलता है तो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। वो बर्तन खौलने लगता है और बहुत गर्म हो जाता है। वो गर्मी भी इसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से है? बिल्कुल। इस प्रोसेस में इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि पानी उबलने लग सकता है और बनता है स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका इस्तेमाल दीवारों पर व्हाइट वॉशिंग के लिए होता है? हाँ। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है, क्या ये चूना बस सूखकर दीवारों पर चिपक जाता है या सफेदी के बाद जो ये खास चमक आती है उसके पीछे भी कोई केमिस्ट्री है? बहुत अच्छा सवाल है। वो चमक तुरंत नहीं आती। अच्छा। जब ये स्लेक्ट लाइम दीवारों पर लगा दिया जाता है तो ये अगले 2-3 दिनों में हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है। मतलब दीवारें हवा से बातें करती हैं? हाँ, एक तरह से हाँ। इस रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सख्त परत बनती है। ओके। और दिलचस्प बात यह है कि संगमरमर यानी मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी यही कैल्शियम कार्बोनेट ही है। अरे वाह! तो केमिस्ट्री की मदद से हम अपनी दीवार पर संगमरमर की एक नन्ही सी परत बना रहे हैं। एग्जैक्टली, जो उसे वो खास चमक और मजबूती देती है। कमाल है। तो इसका मतलब कोयले का जलना या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर पानी बनना, ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हुई। एकदम सही। ये सब एटम्स के जुड़ने की कहानियां हैं। तो ये तो हुई जुड़ने की बात, लेकिन केमिस्ट्री में चीजें टूटती भी तो होंगी। बिल्कुल, और उसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। ठीक है। इसमें एक सिंगल कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में बढ़ जाता है। और अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक थी तो क्या डीकंपोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं? मतलब इन्हें तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है? चाहे वो गर्मी हो, रोशनी हो या बिजली। अच्छा, एनर्जी सोर्स के आधार पर। हाँ, इसी के आधार पर इसके 3 प्रकार हैं। पहला है थर्मल डीकंपोजिशन, जिसमें गर्मी का इस्तेमाल होता है। इसका कोई उदाहरण? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को गर्म करना एक क्लासिक उदाहरण है। हरे रंग वाले क्रिस्टल्स? हाँ, वही खूबसूरत हरे रंग के क्रिस्टल्स। जब आप इन्हें एक टेस्ट ट्यूब में गर्म करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्रिस्टल्स से पानी की बूंदें निकल रही हैं और उनका हरा रंग गायब होकर वो सफेद हो जाते हैं। तो पहले सिर्फ पानी अलग हुआ? हाँ, वो क्रिस्टल्स अपना पानी खो देते हैं। फिर जब आप उस सफेद पाउडर को और गर्म करते हैं तब असली डीकंपोजिशन शुरू होता है। अब क्या होता है? वो भूरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, जो जंग जैसा दिखता है, और साथ में जलते हुए गंधक यानी बर्निंग सल्फर जैसी दम घोटने वाली गंध निकलती है। ये SO2 और SO3 गैसें होती हैं। तो एक हरे क्रिस्टल से 3 अलग-अलग चीजें बनी। एक भूरा सॉलिड और 2 गैसें? बिल्कुल। एक और उदाहरण है चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना। सीमेंट इंडस्ट्री में ये रिएक्शन बहुत जरूरी है ना? हाँ, इसे गर्म करने पर क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और यहीं पर वो सवाल आता है जो आपने पूछा था कि हम कैसे पता करें कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है? गैस तो दिखती नहीं। सही बात है। इसके लिए एक सिंपल लाइम वाटर टेस्ट है। लाइम वाटर टेस्ट? हाँ,
अगर आप इस गैस को चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से गुजारें और वो पानी दूधिया यानी मिल्की हो जाए। तो ये पक्का है कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। एग्जैक्टली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है जो पानी में घुलता नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और उदाहरण है लीड नाइट्रेट को गर्म करना। ये बहुत ही विजुअल रिएक्शन है। कैसे? सफेद रंग का पाउडर गर्म करने पर पीले रंग के लेड ऑक्साइड में बदल जाता है और साथ में भूरे रंग का धुआं निकलता है। भूरा धुआं? हाँ, ये भूरा धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का होता है। ओके, तो गर्मी से तोड़ने वाले रिएक्शंस तो समझ आ गए। गर्मी के अलावा आपने रोशनी का भी जिक्र किया था। हाँ, वो है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। इसमें सूरज की रोशनी मतलब सनलाइट एनर्जी का काम करती है। अच्छा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड। ये एक सफेद रंग का पाउडर होता है। अगर आप इसे धूप में रख दें तो थोड़ी देर में इसका रंग स्लेटी यानी ग्रे हो जाएगा। धूप में रखने से? ऐसा क्यों? क्योंकि सनलाइट की एनर्जी उसे सिल्वर और क्लोरीन गैस में तोड़ देती है। वो स्लेटी रंग सिल्वर मेटल का होता है। अच्छा। यही चीज सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होती है और इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। मतलब फोटोग्राफिक फिल्म पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत होती थी और जब कैमरे का शटर खुलता था और रोशनी पड़ती थी तो फिल्म पर मौजूद सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज हो जाता था। बिल्कुल, जहां ज्यादा रोशनी पड़ती थी वहां ज्यादा डिकम्पोजिशन होता था और इमेज बनती थी। वाओ। हीट हो गई, लाइट हो गई, अब बची इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा प्रकार है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें बिजली का इस्तेमाल होता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल? पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। जब पानी से बिजली गुजारी जाती है तो वो अपने मूल तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। इसमें भी गैस बनती है? क्या हाइड्रोजन की भी पहचान का कोई तरीका है? हाँ, हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड टेस्ट करते हैं। पॉप साउंड टेस्ट? जिस टेस्ट ट्यूब में गैस जमा हो उसके मुंह के पास जलती हुई तीली ले जाने पर पॉप की एक आवाज आती है। अच्छा। ये आवाज हाइड्रोजन की निशानी है। बिल्कुल। एक और बात, पानी का फॉर्मूला तो H2O होता है। क्या इस रिएक्शन में बनने वाली गैसों की मात्रा में भी इसका कोई असर दिखता है? बहुत जरूरी पॉइंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हमेशा हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से ठीक 2 गुना होता है। 2 गुना? हाँ, ये 2.1 रेशियो सीधे सीधे H2O फॉर्मूला को रिफ्लेक्ट करता है। ओके। तो हमने देखा कि एटम्स कैसे जुड़ते हैं और कैसे टूटते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती, मुकाबला भी होता है। हाँ, बिल्कुल। क्या होता है जब दो एलिमेंट्स एक ही चीज के लिए लड़ते हैं? यहीं से शुरू होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की कहानी। ठीक है। इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है या यूं कहें कि किक आउट कर देता है। लेकिन ये कौन तय करता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है? इसके लिए कोई रैंकिंग है क्या? बिल्कुल है। इसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये मेटल्स की एक लिस्ट है जो उनकी घटती हुई रिएक्टिविटी के क्रम में अरेंज्ड है। ओके। इस लिस्ट में जो मेटल ऊपर है वो ज्यादा ताकतवर है और अपने से नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये केमिकल वर्ल्ड का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसा है। आप ऐसा कह सकते हैं। इसका सबसे क्लासिक प्रयोग है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालना। हाँ, ये तो स्कूल में किया है। थोड़ी देर बाद घोल का नीला रंग हल्का हरा हो जाता है और कील के ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज के लॉजिक से बता सकती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेट मी ट्राई। सीरीज में आयन कॉपर से ऊपर आता है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद आयन सल्फेट बना लिया, जिसका रंग हरा होता है। राइट। और जो बेचारा कॉपर बाहर निकला वो कील पर जमा हो गया। परफेक्टली एक्सप्लेन्ड। इसी तरह अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालें तो जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट एक कमजोर को हटा सकता है, पर क्या होता है जब दो कंपाउंड्स मिलते हैं? क्या वो आपस में अदला बदली करते? एग्जैक्टली। उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसे ऐसे समझिए कि दो कपल्स डांस कर रहे हैं, AB और CD। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो अपने पार्टनर्स को स्वैप कर लेते हैं। अच्छा। तो A अब D के साथ है और C अब B के साथ है। केमिस्ट्री में इन्हीं पार्टनर्स को हम आयंस कहते हैं। तो इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हाँ, इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन?
इसमें जब दो सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है तो आयंस की अदला बदली से एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो पानी में घुलता नहीं है। ये सॉलिड बनकर सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे कोई मैजिक ट्रिक हो, मिलाते ही सॉलिड बन गया। बिल्कुल। जब आप सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के दो साफ पानी जैसे सॉल्यूशंस को मिलाते हैं तो मिलाते ही बैरियम सल्फेट का एक सफेद प्रेसिपिटेट बन जाता है और पूरा सॉल्यूशन दूधिया हो जाता है। वाओ। एक और खूबसूरत उदाहरण है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिलाना। इन दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस को मिलाने पर लेड आयोडाइड का एक चमकीला पीला सॉलिड तुरंत बनता है। ये तो सुनने में ही काफी विजुअल है। और दूसरा प्रकार है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं। एसिड बेस रिएक्शन। हाँ, ये भी एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट ही है। यहाँ एसिड का H पॉजिटिव आयन बेस के OH नेगेटिव आयन के साथ पार्टनर स्वैप करके पानी बना लेता है और बचे हुए आयन्स मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं। ये पार्टनर स्वैपिंग तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है केमिस्ट्री में एक और तरह का एक्सचेंज बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन का लेन देन। आपने एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात की है, रीडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स? ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, राइट? हाँ, पुरानी परिभाषा के हिसाब से ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना या उसमें से हाइड्रोजन का निकलना। और रिडक्शन इसका ठीक उल्टा। बिल्कुल, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का निकलना या उसमें हाइड्रोजन का जुड़ना। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों प्रक्रियाएं हमेशा एक साथ होती हैं। अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो यकीनन कोई दूसरी चीज रिड्यूस हो रही होगी। जब ये दोनों एक ही रिएक्शन में होते हैं तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका कोई सीधा साधा उदाहरण? बिल्कुल। जब हम तांबे यानी कॉपर पाउडर को हवा में गर्म करते हैं तो कॉपर हवा के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। मतलब कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। वो लाल भूरे रंग से काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। एग्जैक्टली। अब अगर हम इस काले कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस गुजारें और उसे गर्म करें तो रिएक्शन उल्टा हो जाता है। अच्छा, साइड से ऑक्सीजन निकल गई, मतलब उसका रिडक्शन हो गया। पर उस निकली हुई ऑक्सीजन का क्या हुआ? वो कहाँ गई? एक्सीलेंट क्वेश्चन। वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर पानी H2O बना लेती है। अच्छा, तो जहां कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ वहीं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। देखा आपने, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ चलते हैं। ये ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट सुनने में तो टेक्निकल लगता है, पर क्या ये हमारी डेली लाइफ में भी कहीं दिखता है? ये हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। अच्छा। सबसे आम बुरा असर है करोजन यानी संक्षारण। जब कोई मेटल अपने आसपास नमी, एसिड या हवा के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर नष्ट होने लगता है। जैसे लोहे में जंग लगना? हाँ, रस्टिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आयन जब ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत बना लेता है, जिसे हम जंग कहते हैं। जो लोहे को कमजोर कर देता है। बिल्कुल। और दूसरे मेटल्स का क्या? चांदी भी तो काली पड़ जाती है। वो भी करोजन है। चांदी हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। इसी तरह तांबे या कांसे के बर्तनों पर हरी परत जम जाती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का हरा रंग भी इसी वजह से है। ओह रियल? हाँ, वो कॉपर से बनी है और सालों के करोजन के बाद उस पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की हरी परत जम गई है। और ऑक्सीडेशन का दूसरा असर हमारे किचन में दिखता है, रैंसिडिटी। हाँ, विकृत गंधिता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिवाली के बाद बचे हुए चिप्स या मठरी का पैकेट अगर खुला रह जाए तो कुछ दिन बाद उसमें से एक अजीब सी तेल वाली महक आने लगती है। वो स्वाद और महक का बदलना ही रैंसिडिटी है। इसका मतलब वो तेल और फैट हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो गए हैं। एग्जैक्टली। इसी से बचने के लिए हम खाने को एयरटाइट डिब्बों में रखते हैं, फ्रिज में रखकर रिएक्शन को स्लो करते हैं, या चिप्स के पैकेट में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन जैसी अनरिएक्टिव गैस भर देते हैं। बिल्कुल, ताकि ऑक्सीडेशन हो ही ना पाए। तो ये थी रासायनिक अभिक्रियाओं की दुनिया, एटम्स के जुड़ने और टूटने से लेकर एक दूसरे को हटाने और पार्टनर्स बदलने तक, और फिर जंग लगने से लेकर चिप्स के खराब होने तक। ये सब हमारी दुनिया को हर पल शेप दे रहे हैं।